स्वागत करता हूं डाउटनेट में। तो बेटा एक नए सफर की शुरुआत होने वाली है। पूरा सिलेबस एक तरफ से स्टार्ट हो रहा है। पहला दिन है, पहला लेक्चर है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ये आपका पहला चैप्टर है कक्षा 12वीं की भौतिक विज्ञान का, जिसको हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। इस लेक्चर में आप देखेंगे वैद्युत आवेश के बारे में, जानेंगे कि वैद्युत आवेश क्या होता है और इसके कुछ गुणों के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले हो सकता है आपने आवेश के बारे में थोड़ा बहुत जाना हो सकता है आपने ना जाना हो, लेकिन कुछ आवेशित कणों के बारे में जरूर सुन रखा है आपने, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पर आप जानते हैं जीरो चार्ज होता है, आवेश जीरो होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश आप जानते हैं कितना होता है, -1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। इसी तरह से प्रोटॉन का आवेश आपने पढ़ रखा है जब आप परमाणु चैप्टर पढ़ रहे थे। परमाणु चैप्टर आपने कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं यहां सब में पढ़ा है, खास करके आप केमिस्ट्री में पढ़ रखे हैं। वहां पर आयन वगैरह भी पढ़ते हैं। आयन पर भी आवेश होते हैं। आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन परमाणु से बाहर निकल जाता है तो वो कहते हैं कि आयनीकृत हो गया परमाणु, है ना, कहते हैं ना कि +1 आवेश आ गया, ठीक है, आयन बन गया। तो ये जो आयन है वो भी आवेश के रूप में ही हम पढ़ते हैं। आवेश के कारण ही हम कहते हैं कि आयनीकृत हो गया। आयनीकृत मतलब उस पर आवेश आ गया है, सिंपल सी बात है। तो हम आवेश के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हम हिस्ट्री में ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे। आपको लगातार जुड़े रहना है। इस जो सफर को हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से, इस सफर में आपको लगातार बने रहना है और जो भी लेक्चर्स आपके हैं रेगुलरली लेक्चर्स देखने हैं और मजा आ जाएगा आपको इस तरह से भौतिक विज्ञान सीखने हैं, ठीक है। तो दोनों लोग मिलकर आप भी मेहनत करेंगे, मैं खुद मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, तो चलते रहेंगे और स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बता देता हूं आपको कि ये जो चैप्टर है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है और पहला लेक्चर है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम यहाँ पर जानकारी लेके चलेंगे। बेसिक लेक्चर होने वाला है, कुल मिला के बात करें तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर होने वाला है। यहाँ पर चैप्टर की प्रोग्रेस की बात करें तो जो वैद्युत आवेश है ये सबसे पहला टॉपिक है आपको, जिसको हमें पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो सबसे पहले वैद्युत आवेश चैप्टर का नाम दिया गया है, तो आवेश के बारे में हमें जानना तो पड़ेगा कि आवेश होता क्या है भाई, ठीक है। थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में आपको बताऊंगा। बाकी मैं इतिहास पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आपके बोर्ड के नजरिए से भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके गुण पढ़ने इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में भी आपके आते हैं और जो कि सही भी है, वही पढ़ना चाहिए। वहीं से भौतिक विज्ञान स्टार्ट भी होते हैं। अच्छा, कूलाम का नियम, जो पहला नियम आता है इस चैप्टर के अंदर, वो है कूलाम का नियम। कूलाम ने आवेशों के बारे में नियम जो दिया था उसको हम सीखेंगे। कूलाम साइंटिस्ट का नाम है। ये दूसरा टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे। एक तरह से हम देखेंगे आवेशों के बीच में बल कैसे लगता है। फिर हम वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है ये पढ़ेंगे। वैद्युत बल रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे चलेंगे वैद्युत फ्लक्स और गॉस प्रमेय के बारे में। अच्छा, यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव वगैरह के कारण भी वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो इसके बीच में कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बीच में भी हैं। मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट मेन टॉपिक दिखा रहा हूं आपको कि जो आपको महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से हैं, और इसके अंदर कई सारे टॉपिक अभी छिपे हुए हैं, तो वो आपको धीरे धीरे लेक्चर में दिखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस लेक्चर की अगर हम बात करें बेटा, तो हम वैद्युत आवेश और चालक तथा कुचालक पदार्थों के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। तो देखते हैं कि क्या है आवेश, ठीक है। तो आवेश पर एक नजर मारते हैं। सबसे पहले आवेश को एक नजर में देखते हैं कि इसका संक्षिप्त इतिहास क्या था, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। तो लगभग 600 ईसा पूर्व आवेश शब्द, सबसे पहले आवेश शब्द पहले था भी नहीं, पहले इसके गुणों का या इसके प्रभाव को हम कह सकते हैं देखा गया। आवेश के प्रभाव को, जैसे कि लोग कंघिया करते थे बालों में, सूखे बाल में, और कंघी करने के बाद उसको धूल के छोटे छोटे कणों के पास, या बोल सकते हैं कागज के टुकड़ों के पास ले जाते थे, तो कागज के टुकड़े या धूल के कण उससे चिपक जाते थे। तो ये जो क्रिया होती थी जादू जैसा लगता था लोगों को, है ना, जादू जैसा। अगर मैं बाल में ऐसे करके पेन को अगर रगड़ के पास में ले जाऊं छोटे छोटे तिनकों के पास, चाहे घास फूस के तिनके हो या छोटे छोटे कागज के टुकड़े हो, तो वो चिपक जाते हैं। तो ये जब क्रिया होती है तो जादू जैसा लगता है। एक बच्चे को जिसको कुछ नहीं पता है, उसको अगर ये करके दिखाएंगे आप, तो उसको लगेगा कि अरे आप तो जादू कर दिए, है ना। तो बिल्कुल वैसा ही था लोगों के लिए, क्योंकि उनको पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इसका रीजन भी नहीं पता था, क्योंकि इससे पहले कोई इस पर काम नहीं किया था, कोई वैज्ञानिक या कोई व्यक्ति कुछ नहीं जानता था। कोई अता पता नहीं था कि ऐसा गुण क्या है, पदार्थ का ऐसा गुण, ये जो बिहेव कर रहा है, ऐसा बिहेवियर ये क्यों हो रहा है ना, नहीं पता था। धीरे धीरे लोगों के साथ, टाइम के साथ इसके बारे में जागरूक हुए, जानना चाहे, जिज्ञासु हुए, धीरे धीरे पता चलना स्टार्ट हुआ। सबसे पहला जो काम जो स्पष्ट रूप से हम इतिहास में देख सकते हैं जिनका नाम आता है, वो है थेल्स। थेल्स ने इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी दी। उन्होंने क्या किया, कुछ एक प्रयोग किया था, परीक्षण किया था। उन्होंने
रेशम के कपड़े और बिल्ली की खाल वगैरह ली और उसमें क्या किया, 2 तरह के रॉड लिया था, कांच की छड़ ली थी और एक प्लास्टिक की छड़ ली। कांच की छड़ को उन्होंने रगड़ा, इसी तरह से फिर रेशम के कपड़े में प्लास्टिक के छड़ को भी रगड़ा और दोनों को पास पास लाए तो देखा कि दोनों एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं, मतलब आकर्षण हो रहा है। 2 कांच की छड़ रगड़ के एक दूसरे के पास ला रहे हैं तो प्रतिकर्षण कर रहा है। 2 प्लास्टिक की छड़ एक साथ ले आ रहे हैं तो वो भी एक दूसरे से दूर जा रही है, प्रतिकर्षण हो रहा है। तो वहां से आवेश का आइडिया आया। आवेश क्या है इसके बारे में, अब आवेश शब्द कौन दिया था वो अलग बात है। आवेश के गुण का अध्ययन सबसे पहले किया था, जो पहला नाम आता है वो है थेल्स, है ना। जो पहला नाम हमें दिखता है इसका संक्षिप्त इतिहास में अगर बात करें तो थेल्स, लगभग 600 ईसा पूर्व की बात है ये, ठीक है। 600 ईसा पूर्व की बात है, ठीक है, 600 ईसा पूर्व की बात है। थेल्स के बाद ये यूनान के दार्शनिक थे, इन्होंने काफी अच्छे दार्शनिक, काफी प्रख्यात दार्शनिक है। इन्होंने कुछ प्रमेय पर काम किया है, आप देखेंगे गणित में कुछ प्रमेय भी इन्होंने बना रखी है, ठीक है। थेल्स के प्रमेय आपको याद हो, अगर कक्षा 10वीं में आप पढ़ते हैं तो वो भी आपको थेल्स के द्वारा ही दिया गया था। अच्छा, दूसरा जो नाम आता है जो आवेश पर काम किया था वो थे डॉक्टर गिलबर्ट। कौन थे बेटा? डॉक्टर गिलबर्ट। अब डॉक्टर गिलबर्ट क्या किए थे? डॉक्टर गिलबर्ट जो है ये लंदन से थे, ठीक है, इंग्लैंड से थे। इन्होंने थोड़ा सा काम किया, वैसे तो डॉक्टर थे बट ये थोड़ा बहुत शोध वगैरह का भी काम करते थे। तो क्योंकि नेचर की घटनाएं हैं, नेचर की घटनाएं भी उन्होंने देखी कि ऐसा हो रहा है, तो इसके बारे में इन्होंने भी थोड़ा सा आवेश के गुणों के बारे में इन्होंने भी अध्ययन किया। लेकिन आवेश होता है ऐसा शब्द इन्होंने नहीं दिया था, ठीक है। आवेश इसको कहेंगे, ऐसा नहीं कहा था कि ये आवेश है, ठीक है। किसी भी छड़ को रगड़ दे रहे हैं या कंघी को रगड़ दे रहे हैं तो कंघी पर जो अदृश्य चीज आ जा रही है वो क्या है ये नहीं जानते थे। तो थेल्स ने और गिलबर्ट ने ये आइडिया लगाया था, ये शब्द था उनका कि जब इसको रगड़ा जाता है तो इस पर कुछ अदृश्य चीज आ जाती है, छड़ पर या कंघी पर या फिर पेन पर, जिस भी चीज को घिसा जा रहा है, रगड़ा जा रहा है। तो घर्षण के द्वारा क्या आ रहा है बेटा, कुछ अदृश्य चीज ऐसी आ रही है कि वो चिपकने लगती है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन अभी नाम नहीं मिला था, नाम दिया गया डॉक्टर फ्रैंकलिन द्वारा। तीसरे वैज्ञानिक है फ्रैंकलिन, ठीक है, डॉक्टर फ्रैंकलिन, ये बोलो या फ्रैंकलिन आप डायरेक्ट बोल सकते हैं। फ्रैंकलिन ये अमेरिका से थे, ये थे इंग्लैंड से, और ये थे बेटा अमेरिका से। अमेरिका की जो ये साइंटिस्ट थे, ये डॉक्टर फ्रैंकलिन, इन्होंने सबसे पहले इसको आवेश नाम दिया। इस गुण को, पदार्थ की ये जो गुण था, इसको आवेश कहा। आवेश, वास्तव में आवेश शब्द भी नहीं, इसको सही नाम बोले तो इसका सही नाम है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश। और जो प्रभाव हो रहा था, जो प्रभाव, जो घटना हो रही है, ठीक है, उस घटना को वैद्युन्मय कहते थे, मतलब कि आवेशित हो गई वस्तु। जिस वस्तु पर आवेश आ गया वो वस्तु आवेशित हो गई, ऐसा बोला जाता था। अब आवेश है क्या, इसकी एक बार परिभाषा देखते हैं। ये जो हिस्ट्री है, जो इतिहास, इस पे ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं, जो इसके गुण है उनको डिस्कस करते हैं, क्योंकि वही एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और वही सही मायने में भौतिक विज्ञान भी। तो आइए आगे चलते हैं। ये आपको देखेंगे तो एनसीईआरटी के पहले पेज पे थोड़ा सा इनके बारे में मिल जाएगा। आगे चलेंगे तो आता है वैद्युत आवेश, इसकी परिभाषा और इसके मात्रक के बारे में जानेंगे। अब देखो, जैसे कि आवेश की परिभाषा तो हमें मिल जाएगी, लेकिन आवेश का मात्रक थोड़ा सा सोचने वाली चीज है, उस पर हम बात करेंगे। पहले परिभाषा देखते हैं। तो परिभाषा यहां पर क्या है, जो प्रयोग किए गए उन प्रयोगों से या उन घटनाओं से एक परिभाषा बनाएगी। परिभाषा क्या बेटा, कि आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण है, ठीक है, जिसके कारण पदार्थ में विद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है और महसूस भी किया जा सकता है। उत्पन्न होगा तभी महसूस किया जाएगा, तो उत्पन्न हो रहा है प्रभाव, फिर उसको हम महसूस कर रहे हैं, क्योंकि प्रभाव महसूस करने के लिए या प्रभाव देखने के लिए वो उत्पन्न होना जरूरी है ना। आवेश तो उत्पन्न होगा तब ना देखेंगे। तो आवेश को सीधा सीधा से बोला गया किसी भी पदार्थ, यहां पर शब्द जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखिएगा, वो लिखा है किसी भी, और सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है पदार्थ। पदार्थ के बारे में आप पढ़ चुके हैं, क्लास 6 में आपको पढ़ाया जाता है पदार्थ क्या होता है। पदार्थ को द्रव्य भी बोलते हैं, पदार्थ को द्रव्य भी बोलते हैं। पदार्थ को क्या बोलते हैं बेटा, द्रव्य, द्रव्य, मैटर जिसको बोलते हैं। पदार्थ या मैटर या द्रव्य जो होता है, ये क्या होता है बेटा, वह जो स्थान घेरता है तथा जिसका द्रव्यमान होता है, वो पदार्थ है, ठीक है। कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी चीज जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है, वो
पदार्थ कहलाती है। तो मतलब कुल मिला के बात कर रहे हैं पदार्थ की, जब हम बात कर रहे हैं तो द्रव्यमान शब्द आ रहा है, ठीक है, द्रव्यमान शब्द आ रहा है, ठीक है। तो द्रव्यमान से रिलेटेड है, कुल मिला के ये मास से रिलेटेड है। आवेश, जिस वस्तु का द्रव्यमान नहीं होगा उसका आवेश भी नहीं होगा, उस पर आवेश भी नहीं आएगा। तो ये याद रखिएगा, ये मैं इसको एक गुण में पढ़ाऊंगा आपको कि पदार्थ के साथ या द्रव्यमान के साथ किस तरह से आवेश रिलेटेड है, किस तरह से कनेक्टेड है, ये आपको समझाया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम पदार्थ के गुणों, जब हम आवेश के गुणों की बात करेंगे। फिलहाल यहां पर आवेश की परिभाषा को हम देख के समझ पा रहे हैं कि किसी भी पदार्थ पर जब आवेश आ जाता है तो एक प्रभाव हमें दिखता है उसका, जिसको हम विद्युत प्रभाव कहते हैं, और इसको हम महसूस कर सकते हैं, है ना। क्रियाकलाप में आपने देखा बाल को कंघी की, और फिर उसके बाद कंघी में देखा कि चिपक रहा है, छोटे छोटे धूल और घास फूस के तिनके, कागज के टुकड़े चिपक रहे हैं। तो ये प्रभाव है, दिख रहा है, हमें महसूस कर पा रहे हैं कि हाँ चिपक रहा है, ठीक है। जमीन पे पड़ा हुआ कागज चिपक करके पेन में चिपक गया, कंघी में चिपक गया, इसका मतलब ये प्रभाव दिख रहा है ना, महसूस कर पा रहे हैं, ठीक है। आपने देखा होगा बालों में गुब्बारे को रगड़ करके अगर उसको आप अपने हाथ के पास लाएंगे तो आपके हाथ के जो रोए हैं, ठीक है, ये खड़े हो जाते हैं, ठीक है, जैसे गूज बम्स आ जाते हैं ना, जैसे रोए खड़े हो जाना वैसे हो जाते हैं। आप दीवार में अगर बलून को चिपका देंगे बाल में घिसने के बाद, सूखे बाल में, ठीक है, तो आप देखेंगे गुब्बारा जो है चिपक जाया करता है। तेल वगैरह नहीं लगाना चाहिए बालों में, सूखा बाल हो उसमें रगड़ने के बाद अगर गुब्बारे को आप दीवार के पास ले जाएंगे तो दीवार में चिपक जाता है, ठीक है। तो ये प्रभाव विद्युत प्रभाव की वजह से, तो ये प्रभाव महसूस किया जा रहा है, देखा जा रहा है, डेली लाइफ में लोग देख रहे हैं, ऐसा हो रहा है। सर्दियों के मौसम में आप जब अपने कपड़े उतारते हैं, ऊन के कपड़े, खास करके रेशम के कपड़े उतारते हैं, शॉल वगैरह, जो औरतें अगर देखेंगे आपके घर में, जो आपकी मम्मी है, सिस्टर्स हैं, काफी उस रेशम के कपड़े वाली शाल यूज करती हैं, अगर तो जब उतारती है, खास करके अंधेरे कमरे में उतारेंगे तो देखेंगे चिटचिट की आवाज भी आएगी और चिंगारी जैसे दिखाई भी देगी, तो वो आवेश के कारण है, ठीक है। तो ये सब जो प्रभाव है ये लोग दैनिक जीवन में देखते रहे हैं, लेकिन उसके बारे में रीजन क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है, ये धीरे धीरे समय के साथ लोगों ने इसको जानना चाहा और फिर पता चला। आवेश को बात करें, आवेश की परिभाषा तो हमने देख लिया, अब मैं थोड़ा सा कुछ जनरल नॉलेज की बात बता दूं। आवेश को प्लस क्यू, या सिंपल सी बात क्यू प्लस क्यू ना लिख करके क्यू या क्यू से निरूपित करते हैं, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं, निरूपित करते हैं, दर्शाया जाता है, कुल मिला के क्यू से या छोटे क्यू से दिखाया जाता है, ठीक है। आवेश की अब बात करें, आवेश कितने तरह के होते हैं, तो आपने आवेशित कण पढ़ चुके हैं, कितने तरह के, या तो आप धनात्मक आवेशित कण पढ़े या तो ऋणात्मक। इसका मतलब आवेश कितने तरह के हो सकते हैं, दो तरह के। प्रकृति में पाए जाने वाले मूल कणों की बात करें, क्योंकि सभी पदार्थ परमाणु से बने हैं, और परमाणु किससे बना है, परमाणु बना है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, कक्षाओं में घूमता है। नाभिक के अंदर परमाणु में क्या पाया जाता है बेटा, परमाणु का जो नाभिक होता है उसके अंदर पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का कोई आवेश नहीं होता, प्रोटॉन धनात्मक होता है, इस वजह नाभिक के आवेश भी हम कहते हैं धनात्मक होता है। नाभिक क्या होता है, धनावेशित, और इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, ऋणात्मक आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर, आपने ये पढ़ रखा है। तो आवेश के प्रकार की बात करें तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बता रहा हूं, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, बहुत इसमें टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, प्रेक्षण वगैरह करने की जरूरत नहीं है। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार क्या है बेटा, पहले प्रकार की बात करें तो पहला है धनावेश या धन आवेश। धन आवेश को आप देखो क्यू या छोटे क्यू से निरूपित किया जाता है, तो आपकी मर्जी है, आप बड़े क्यू से दर्शाना चाहें छोटे क्यू से। मैं बड़े क्यू से दर्शाऊं तो प्लस क्यू बोल सकता हूं। और दूसरा है ऋण आवेश। ऋण आवेश मतलब माइनस क्यू। तो दो तरह के आवेश के प्रकार हो गए, ठीक है, दो तरीके के आवेश के प्रकार हैं। आवेश के दो प्रकार हो गए, धन आवेश और ऋण आवेश। इसको अंग्रेजी में पॉजिटिव या निगेटिव भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, ये हो जाता है पॉजिटिव, और इसको आप लिख सकते हैं नेगेटिव,
ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं दर्शाने के लिए आप पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे भी इसको पढ़ा जाता है। तो दर्शाने के लिए जो हम कभी आगे यूज करेंगे तो पॉजिटिव को ऐसे लिखेंगे, नेगेटिव को ऐसे लिखा जाता है। शॉर्टकट में ऐसा लिखने का तरीका है। वैसे आप चाहें तो स्पेलिंग के साथ लिख सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये धन आवेश और ऋण आवेश, दो तरह के आवेश पता चले आपको। अब इसके थोड़े से गुणों की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे मात्रक की। देखा गया कि जब किसी वस्तु पर, कोई एक छड़ पर अगर देखा जाए, तो अगर जैसे एक छड़ है हमारे पास और एक छड़ पर बेटा इस तरह के दो छड़े हैं, इस पर अगर धनात्मक आवेश है, मान लो इस पर धनात्मक आवेश अगर है, मान लो इस पर प्लस क्यू धनात्मक आवेश है, और एक इसी तरह की छड़ इसके पास अगर मैं लेके आऊं जिस पर सेम तरह का आवेश हो, प्लस क्यू आवेश इस पर भी अगर है, तो देखा गया कि ये दोनों छड़े एक दूसरे से दूर भागने का प्रयास या दूर हटने का प्रयास कर रहे हैं। ये दूर हटने का प्रयास कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब पता चला, हमें आइडिया लगा यहां से, ठीक है, कि इनके बीच में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण। मतलब हमने देखा कि पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव क्यू और पॉजिटिव क्यू के बीच में, या हम बोल सकते हैं कि धनात्मक आवेश क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षण। तो मैं सिंपल सा भी प्रतिकर्षण लिख रहा हूं, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं प्रतिकर्षण। थोड़ा सा ये गुण जरूरी है बताना, प्रतिकर्षण हो रहा है दोनों में। प्रतिकर्षण मतलब आकर्षण नहीं हो रहा है, दूर दूर हटने का प्रयास कर रहे हैं, पास नहीं आना चाह रहे हैं। ये पहला प्रयोग है। इसी तरीके से दूसरे को अगर देखें, दूसरा क्या बेटा कि दोनों फिर उसी तरह की छड़े हैं, ठीक है, वैसी छड़ दो हैं, और इस बार इन दोनों छड़ों पर बेटा देखो बच्चे, इस बार इस पर ऋणात्मक आवेश दे देते हैं। दोनों ऋण आवेशित अगर है, अगर दोनों छड़ पर समान आवेश है, समान तरह के आवेश है, माइनस क्यू आवेश इस पर भी है, माइनस क्यू आवेश इस पर भी है। इस बार भी देखा गया कि ये दोनों क्या कर रहे हैं बेटा, इस बार भी देखा गया कि ये दोनों एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास कर रहे हैं। ये छड़ दोनों एक दूसरे से दूर भागने का प्रयास कर रही है। मतलब फिर से वही बात है, दूसरे प्रयोग में भी देखने को मिला कि ये क्या हो रहा है बेटा, प्रतिकर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, ठीक है। अब तीसरा प्रयोग आपको दिखाता हूं, तीसरा प्रयोग, फिर इसका रिजल्ट लिखते हैं। तीसरा प्रयोग क्या बेटा, तीसरा प्रयोग अगर हम देखें तो तीसरे प्रयोग में एक को हम धनात्मक छड़ ले लेंगे, एक ऋणात्मक छड़ ले लेते हैं। तो जब हम एक धनात्मक छड़ को लेते हैं और एक ऋणात्मक छड़ को ले लेते हैं, तो देखो क्या होगा। मान लेते हैं कि इस पर पॉजिटिव है, ये प्लस क्यू आवेश इस पर है, और इस पर नेगेटिव है, मतलब ऋणात्मक क्यू आवेश है। अगर देखा जाए तो इस बार आवेश बराबर नहीं है, ठीक है, बराबर आवेश मतलब एक तरह के आवेश नहीं है, अलग अलग तरह के आवेश। बराबर शब्द यहां पर सही नहीं होगा, समान तरह के आवेश नहीं है कुल मिला के। तो देखा गया कि ये दोनों एक दूसरे को बेटा आकर्षित कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा, आकर्षित कर रहे हैं। मतलब दोनों छड़े एक दूसरे की तरफ आने की, दोनों वस्तुएं एक दूसरे की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात कि यहां पर देखने को मिल रहा है कि यहां पर क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। आकर्षण मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ, दोनों एक दूसरे की ओर आने की कोशिश कर रहे हैं। इससे रिजल्ट क्या निकला, इससे निष्कर्ष क्या निकला। तो अब रिजल्ट की बारी है, आइए रिजल्ट की बात करते हैं। रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट क्या पता चला है, इससे हमें रिजल्ट क्या पता चला बेटा। निष्कर्ष या रिजल्ट की बात करें तो निष्कर्ष ये निकला कि एक पॉजिटिव और एक पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब दूर धक्का देते हैं, ठीक है। एक नेगेटिव हमने देखा, एक नेगेटिव और एक नेगेटिव वस्तु एक दूसरे को दूर धकेलती है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक दूसरे की तरफ आने का प्रयास करते हैं। इससे निष्कर्ष निकला कि समान तरह के आवेश में देख पा रहा हूं। जब समान तरह के आवेश है, चाहे वो धन हो चाहे वो ऋण हो, ये क्या करते हैं बेटा, समान प्रकार के आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। समान तरह के आवेश को सजातीय आवेश बोला जाता है। तो इसको रिजल्ट लिख लेते हैं। यहां पर रिजल्ट आया है सजातीय आवेश जो होते हैं बेटा, समान तरह के आवेश, समान तरह के आवेश, जिसको कोष्टक में लिख सकते हैं सजातीय आवेश। एक शब्द में बोले हिंदी में तो सजातीय आवेश। सजातीय का मतलब समान तरह के आवेश, ठीक है। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है।
प्रतिकर्षित करते हैं। दूसरा रिजल्ट हमें निकला कि विपरीत तरह के आवेश, जिसका मतलब है विजातीय आवेश, इसको लिख सकते हैं विजातीय आवेश। तो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे, विजातीय आवेश का मतलब एक धन और एक ऋण, या एक ऋण और एक धन, ठीक है, मतलब दोनों समान नहीं हो। ये क्या करते हैं बेटा, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं बेटा। ठीक है, तो हमने यहां पर देखा कि भाई सजातीय आवेश एक दूसरे को दूर हटा रहे हैं, दूर धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन विजातीय आवेश एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं, आने के प्रयास कर रहे हैं, आकर्षण हो रहा है। ये एक गुण है आवेश का, बेसिक गुण है जो आपको बताया मैंने। तो इस बेसिक गुण को याद रखिएगा, ये एक छोटा सा आवेश का गुण था। अब आवेश की मात्रक की बात करेंगे बेटा। आवेश के मात्रक, अब देखो आवेश एक नई चीज है, ठीक है, तो मात्रक की बात करते हैं। मात्रक, अब पूछा जाए कि कितना आवेश, तो जैसे आपसे पूछा जाए कि जैसे आप सब्जी वाले के पास जाते तो कहते 1 किलो आलू दे दो, ठीक है, तो मतलब आप क्या लगा रहे हो, एक के सामने लगा रहे हो किलो, आलू मांग रहे हो, तो मतलब आपने द्रव्यमान या आपने भार जब मांगा है, द्रव्यमान मांगा तो कहा 1 किलो, द्रव्यमान मांगा तो आपने कहा कि 1 किलो आलू दे दो, तो 1 किलो आलू दे देता है, वो किलो में तौल के देता है। दूध वाले से बोलते हो कि 1 लीटर दूध चाहिए, किलो नहीं बोलते, तो लीटर में दूध मिलता है, 1 लीटर दे देता है। इसी तरह से आप समय बताते तो कहते हो 5 बज गए हैं या 10 सेकंड हो रहे हैं, 10 सेकंड में मुझे यहां पहुंचना है, 2 दिन हो गए, 1 साल हो गए, ठीक है, 1 हफ्ते हो गए, 2 महीने हो गए। तो ये जो महीने, हफ्ते, दिन, ये सब समय को बताता है। तो समय के लिए अलग मात्रक है सेकंड, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है, मूल मात्रक। तापमान बताते हैं आप कि आपको बुखार है तो कितना बताते हैं, आप बताते हैं कि मुझे फीवर है तो कहते हैं कि तापमान इतना डिग्री सेंटीग्रेड है या इतना डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है, जैसे 102 फ़ारेनहाइट मुझे बुखार है, डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है। तो आप जब तापमान को माप रहे हैं तो अलग मात्रक है, द्रव्यमान को माप रहे हैं अलग मात्रक है, समय को माप रहे हैं अलग मात्रक है, ठीक है। जब कोई द्रव पदार्थ को नाप रहे हैं जैसे पानी, दूध, तेल, तो आप क्या करते हैं, लीटर का प्रयोग कर रहे हैं, मिलीलीटर का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहां पर आवेश तो ऐसी कुछ चीज है ही नहीं, तो आवेश के लिए एक अलग मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। तो आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है बेटा, कूलाम होता है। इसे, ठीक है, इसे सी से, कैपिटल सी से दिखाते हैं या प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं लिखूं कि Q बराबर, अगर मुझे लिखना है एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखना चाहूं, किसी वस्तु पर आवेश का मात्रक मान लिखना चाहूं, तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लिखूं, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे पहला एग्जाम्पल लिख सकता हूं कि Q बराबर दे रखा है +2C, तो +2C का मतलब है 2 कूलाम धनात्मक, ठीक है, 2 कूलाम धनात्मक है, ठीक है, 2 कूलाम धनात्मक या धनात्मक 2 कूलाम आवेश, ठीक है। इसी प्रकार से जब हम लिखते हैं Q बराबर -2 कूलाम, तो इसका मतलब है 2 कूलाम ऋणात्मक आवेश, ठीक है, 2 कूलाम ऋणात्मक या ऋण आवेश, ऐसा लिख लो, ऋण आवेश, ठीक है। तो ये धनात्मक या धन आवेश है और नीचे क्या है, ऋण आवेश। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि जैसे आवेश को अब बताना है, आवेश का मात्रक का पता चला कूलाम, तो कूलाम को बस 2C लिखा है, मतलब 2 कूलाम पढ़ेंगे इसको, ठीक है, 2 कूलाम लिखा है।
पॉजिटिव लिखा है धनात्मक, मतलब ये धनात्मक आवेश की बात कर रहा है या ऋणात्मक। किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश है कितना है 2 कूलाम है तो इस तरह से लिखेंगे, और ऋणात्मक का 2 कूलाम है ऐसे। 5 कूलाम होगा तो 5 लिखेंगे, 10 कूलाम होगा तो 10 लिखेंगे, 100 होगा तो 100 लिखेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कूलाम में मापा जाता है। ठीक है, इसके कुछ और अन्य मात्रक है जो आपको समय के साथ धीरे धीरे पता चलेंगे। छोटे मात्रक की बात कर रहे हैं, जैसे माइक्रो कूलाम, मिली कूलाम। तो माइक्रो मतलब हो जाता है 10 की घात -6, मिली का मतलब हो जाता है 10 की घात -3। ठीक है, इस तरह से पिको कूलाम। ठीक है, तो छोटे छोटे जो मात्रक हैं सवालों में हम धीरे धीरे करते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा चालक और कुचालक पदार्थ की बात करेंगे एक बार। ठीक है, चालक पदार्थ क्या है, कुचालक पदार्थ क्या है। तो इससे पहले चालक और कुचालक पदार्थों के बारे में आपने पढ़ रखा है, बिल्कुल पढ़ रखा है। क्लास 6 में हो, क्लास 7 में हो, क्लास 8 में हो, क्लास 9 में हो, क्लास 10 में हो, चाहे क्लास 11 की बात करें तो रसायन विज्ञान में भी आपने पढ़ रखा है। इसके पहले सिर्फ विज्ञान होती थी, 10वीं से 10वीं या उससे पहले तक विज्ञान में आपने पढ़ रखा है। जैसे कि अलग अलग गुणों के आधार पर आपने पढ़ रखा है, जैसे कि रासायनिक गुणों के आधार पर चालक और कुचालक पदार्थ। ठीक है, ऊष्मा के लिए भी आपने कुचालक और चालक पदार्थ पढ़ा है। ठीक है, कि जैसे कुकर के हैंडल, जैसे घर में जो खाना बनता है दाल बनाने के लिए, चावल बनाने के लिए, कुकर का हैंडल आप देखते हैं प्लास्टिक का क्यों बनाया जाता है। ठीक है, आप देखते हैं लाइनमैन जो होता है वो जब लाइनमैन जाता है काम करने के लिए, खंभों पे चढ़ता है, ट्रांसफार्मर के पास काम करता है, या कोई भी सर्किट वगैरह कोई भी है ना चीज बनाता है करंट से रिलेटेड, तो वो क्या करता है ग्लव्स पहन लेता है रबर का, है ना। कहते हैं चप्पल जूते पहन के बटन दाबो, पंखा चलाओ या किसमें करंट आ जाएगा, ऐसा सुना है आपने। तो मतलब अलग अलग गुणों के आधार पर पदार्थों को बांटा गया है। तो जैसे कि आपने पढ़ा था चालक और कुचालक पदार्थ, पहले आपने पढ़ा है रासायनिक गुणों के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर, लेकिन यहां पर हम आवेश के गुणों के आधार पर या वैद्युत गुणों के आधार पर इसको वर्गीकृत करेंगे। तो चालक और कुचालक पदार्थ आवेश के नजरिए से किस तरह से बंटवारा हो सकता है, तो देखा गया। ठीक है, ये भी ऑब्जर्व की जाने वाली चीजें हैं। ये पाया गया बेटा, क्या पाया गया हमारे पास देखने को मिला कि चालक और कुचालक पदार्थ कैसे डिवाइड किए गए। चालक और कुचालक पदार्थ में देखा गया, जैसे दो तरह के पदार्थ में ले लूं, चलो मैं ये मान लेता हूं कि ये वस्तु ये है चालक। ठीक है, एक चालक पदार्थ ले लेते हैं। चालक पदार्थ क्या हो जाएगा, मान लो 2 तरह की, मुझे पता नहीं चालक है कि कुचालक, 2 वस्तुएं ले रहा हूं एक ही जैसे, 2 वस्तुएं। ठीक है, ये पहली वस्तु है और ये दूसरी वस्तु है, 2 वस्तुएं हमने ले ली। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, 2 वस्तुएं ले ली, इस पर मैंने क्या किया, प्लस क्यू आवेश मान लो इसको दे दिया। कहां पर दिया, यहां पर दिया प्लस क्यू आवेश, इस सिरे पर रख दिया। ठीक है, यहां पर रख दिया, इस सिरे पर प्लस क्यू आवेश दे दिया, इसको ऐसे दे दिया प्लस क्यू आवेश, और इसको भी मैंने प्लस क्यू आवेश, सेम आवेश, सेम तरह का आवेश, इसको भी उसी तरह से दिया। दोनों को मैंने सेम आवेश दे दिया, बराबर आवेश दे दिया, दोनों को उसी तरह का आवेश दे दिया। आप चाहे तो ऋणात्मक भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने धनात्मक आवेश दे दिया अगर, तो देखा गया जैसे इसको धनात्मक आवेश दिया गया, ये धनात्मक आवेश इस वस्तु पर देखा गया कि ये धनात्मक आवेश बेटा इस वस्तु पर फैल गया हर जगह। क्या देखा गया, हर जगह फैल गया। कहां से कहां तक, जहां तक ये वस्तु पर पूरे रूप से फैल गया। वस्तु के ऊपर जितना इसका एरिया था, जितना इसका सतह था, सतह पर फैल गया। इसमें देखा गया कि आवेश को जहां दिया गया ये आवेश वहीं पर रुका रह गया। यहां पर देखा गया कि आवेश को जहां दिया गया वहीं पर रुका है, इसके अलावा आवेश इधर नहीं गया। तो जिस वस्तु में आवेश एक जगह से दूसरी जगह चल करके पहुंच गया, ध्यान से सुनना, चल करके आवेश जिसमें चला जाए, एक जगह पर आवेश अगर दे रहे हैं, वस्तु के किसी भी जगह पर आवेश देने पर अगर वो पूरे वस्तु में फैल जाता है या वस्तु के एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश चला जाता है खुद ब खुद, तो इस तरह की वस्तुओं को कहेंगे, ये वस्तु कैसी बेटा, चालक वस्तु है। ये कैसी है, चालक वस्तु है। और इस वस्तु में जिसमें नहीं फैला ये क्या है, कुचालक वस्तु है। कुचालक वस्तु है। कुल मिला के परमिशन की बात है एक तरह से। ये ऐसी वस्तु है, इस वस्तु का बनावट या इस वस्तु की आंतरिक संरचना इस तरह से है, इस तरह से व्यवस्थित है ये कि ये आवेश को जाने दे रही है, फैलने दे रही है खुद के ऊपर। ठीक है, और ये वस्तु वहीं पर रोक देती है, आवेश को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, वहीं पर है, जहां पर दे दिया वहीं पर। ठीक है, तो इस वस्तु ने परमिशन दे दी आवेश को कि भैया तुम हमारे ऊपर फैल जाओ, तो ये फैल गया। और इस पर फैलने की इसको परमिशन नहीं मिल रही है, ठीक है, अनुमति नहीं मिल रही है इसको, तो ये वहीं पर है, जहां पर रखा गया वहीं पर रखा रहेगा। तो जिस वस्तु में एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती वो कुचालक, जिस वस्तु में जा सकता है, आवेश अपने आप फैल सकता है, वो चालक। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो इसके कई सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। चालक की बात करते हैं तो हम सिर्फ लिख सकते हैं सभी धातुएं,
सभी धातुएं, यहां पर मैं सिंपल से ये लिख दे रहा हूं, धातु में सब, यहां पर सभी धातुओं का मतलब है धातुओं में 2-3 धातु अगर मिश्र धातु भी बनाई जाती है, धातु को मिक्स करके भी बनाया जाता है, कोई नई धातु बनाई जाएगी जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, स्टील, इन सब चीज को मिक्स करके कुछ और बनाया गया है तो वो भी धातु ही है। तो हर तरह की धातुएं, चाहे वो लोहा हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, चाहे कॉपर हो, चाहे जिंक हो, ठीक है, सभी तरह की धातुएं जो है बेटा वो क्या है, चालक होती है। चालक वस्तु मतलब उनको आवेश देंगे तो उसके पूरी सतह पर फैल जाएगा, टच करते ही हर जगह पर आवेश फैल जाएगा। कुचालक जैसे कि लकड़ी है, पत्थर है, ठीक है, कोयला है, कपड़े हैं, रबर है, ठीक है, प्लास्टिक है, ठीक है, सूखी लकड़ी की बात कर रहा हूं मैं, तो इस तरह की चीजें जो है वो कुचालक है। तो कुचालक वस्तु में आवेश वहीं पर रहता है जहां पर उसको देते हैं, ठीक है, अपने आप नहीं फैलता, ठीक है, कुचालक वस्तु में लिख सकते हैं। अच्छा, कुचालक को हम विद्युत रोधी भी बोलते हैं, विद्युत रोधी। विद्युत रोधी मतलब जो विद्युत को रोध रहा है, रोध रहा है मतलब अवरोध जो उत्पन्न कर रहा है, जो अपने आप विद्युत को या विद्युत आवेश को फैलने की इजाजत या अनुमति नहीं दे रहा है, जो उसको रोक रहा है वहीं पर। तो विद्युत रोधी जो आवेश के प्रवाह को रोक दिया, आवेश के फैलाव को रोक दिया, आवेश के चालन को रोक दिया, आवेश चल नहीं सकता रोक दिया, तो विद्युत रोधी जो विद्युत को, इसीलिए लाइनमैन वगैरह या आप लोगों को घर में आपके मम्मी पापा बोलते हैं कि बटन जो दबाओ तो उस समय पर, या कोई भी ऐसा कोई भी इलेक्ट्रिक चीज छू रहे हैं आप, ठीक है, करंट वाली चीज छू रहे हैं तो कहते हैं चप्पल कम से कम पहन रखो, है ना, और ज्यादा जहां पर खतरा रहता है ग्लव्स वगैरह पहनो, है ना, दूर रहो, ठीक है, प्लास्टिक की चीजें पहन के जाओ, ठीक है, और सूखी चीजें लेके जाओ उसके पास, इसीलिए क्योंकि ये विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं। तो विद्युत रोधी पदार्थ में आप एग्जाम्पल के तौर पर लकड़ी है, ठीक है, लकड़ी जब मैं लिख रहा हूं तो सूखी लकड़ी है, ठीक है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक है, रबर है, रबर इत्यादि, ठीक है। तो इस तरह से कई तरह की वस्तुएं हैं। तो बाकी सारी चीजें आपने ये जान रखी है, पढ़ रखी है। थोड़ा सा इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो चालक और कुचालक की परिभाषा एक देख लेते हैं। चालक तथा कुचालक पदार्थ की परिभाषा की बात करें तो चालक पदार्थ क्या बेटा, चालक पदार्थ सिंपल सा जैसे कि मैंने बताया, जो पदार्थ आसानी से अपने में से होकर विद्युत आवेश को प्रवाहित होने देते हैं उन्हें चालक पदार्थ कहते हैं। जिनमें आवेश आसानी से प्रवाहित हो जाए, अपने में से होकर विद्युत आवेश या विद्युत को या विद्युत आवेश को प्रवाहित होने देते हैं उन्हें चालक कहते हैं। अच्छा, आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना होना, विद्युत शब्द और वैद्युत शब्द का मतलब सेम है। विद्युत या वैद्युत, विद्युत या वैद्युत एक ही है, ठीक है, इनमें दोनों में कोई अंतर नहीं। कहीं पर आप देखेंगे विद्युत लिखा रहेगा, कहीं पर विद्युत आवेश लिखा आपको मिलेगा, कहीं पर वैद्युत आवेश लिखा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम है, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, जो पदार्थ आसानी से अपने में से प्रवाहित होने देते हैं वो चालक हो गए, और जो नहीं होने देंगे, सिंपल सी बात है, जो पदार्थ आसानी से अपने में से होकर विद्युत आवेश को प्रवाहित, सिंपल सी बात है, नहीं शब्द लग गया है बस, नहीं होने देते, उनको क्या बोलते हैं बेटा, कुचालक या फिर विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। सिंपल सी बात है, विद्युत रोधी मतलब विद्युत आवेश रोधी, ठीक है, जो आवेश को प्रवाहित नहीं होते रहे। तो सिंपल सी चीजें हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं और इसको आप इस तरह से याद भी कर सकते हैं क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये तो हो गई आवेश की बात, ठीक है, आवेश किस तरह से चल रहा है, चल पा रहा है तो ठीक है, चालक है, नहीं चलने दे रहा है, जो वस्तु नहीं चलने दे रही है, आवेश को फैलने नहीं दे रही, वो कुचालक हो गए, ठीक है, यहां तक एकदम क्लियर होना चाहिए। अच्छा, ये 2 पॉइंट्स तो हमने डिस्कस कर लिए, अभी कुछ और पॉइंट्स हैं, उनको देख लेते हैं फटाफट से। अब आवेशित और उदासीन पदार्थ क्या है? आवेशित और उदासीन पदार्थ की जब हम बात करते हैं, तो जब हम पदार्थ की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि जब हम पदार्थ बोलते हैं तो पदार्थ का सिंपल सा मतलब है कि वो वस्तुएं जो स्थान घेरती है तथा जिनमें भार होता है या द्रव्यमान है, जिनमें द्रव्यमान होता है, ठीक है। जैसे मैं अगर बात करूं पदार्थ की, तो सभी पदार्थ किससे मिलकर बने हैं बेटा? परमाणु से। आप जानते हैं ये चीज, मानते भी हैं, परमाणु से। सभी पदार्थ किससे मिलकर बने हैं? परमाणु से, एटम से मिलकर बने हैं। परमाणु में बीच में क्या होता है? नाभिक होता है, बीच में क्या होता है? नाभिक होता है, और किनारों पर या बोल सकते हैं चारों तरफ क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन। नाभिक की चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, ठीक है। तो बीच में होता है नाभिक, नाभिक में पाए जाते हैं। नाभिक को जूम अगर मैं करूं, नाभिक को जूम करूं तो नाभिक के अंदर आप देखेंगे तो 2 तरह के यहां पर आपको कण दिखाई देंगे, आवेशित कण या सिर्फ कण बोल सकते हैं। एक होता है बेटा प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन पर प्लस लिखा होता है, न्यूट्रॉन पर 0, ठीक है। प्रोटॉन पर क्या होता है? प्लस, धनावेशित होता है, और न्यूट्रॉन 0। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं मैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम और कर देते हैं। ये नाभिक है और इसके अंदर
ठीक है, इसके अंदर दो कण है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीन कण होते हैं। भौतिक जब जगत में हम देखते हैं तो परमाणु से सारी चीजें बनी है और परमाणु मिलकर बना है इन तीन कणों से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मोटा मोटी बात करें तो मूल कण यही होते हैं। अब आवेशित और उदासीन पदार्थ की जो हम बात करते हैं तो इसका मतलब एक चीज हमें पता चल गया कि सभी पदार्थ क्योंकि परमाणु से मिलकर बने हैं और सभी परमाणु जो मिलकर बने हैं वो किससे मिलकर बने हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर अगर आप ध्यान देंगे तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है बेटा? माइनस का 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम का। इसी तरह से जब प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन पर आवेश आ जाता है धनात्मक का, लेकिन बराबर ही होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम का। लेकिन जब हम न्यूट्रॉन पर बात करते हैं तो यहां पर ये 0 होता है। 0 मतलब उदासीन होता है। 0 मतलब आवेश नहीं होता। 0 कूलाम या सिर्फ 0 कूलाम लिख लो। ठीक है, 0 कूलाम मतलब कोई आवेश नहीं होता, आवेश नहीं होता, सिंपल सी बात है। मतलब ये आवेशित कण नहीं है। कौन सा? न्यूट्रॉन। तो हमें दो कण से मिलकर बना है, मतलब है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से। आप देखेंगे तो दो ही तरह के आपको आवेश दिख रहे हैं। एक तो आपको इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है वो नेगेटिव दिख रहा है और एक को आपको पॉजिटिव दिख रहा है। दो ही, नेगेटिव और पॉजिटिव, दो तरह के आवेश दिख रहे हैं। तीसरे तरह का कोई आवेश नहीं होता, या तो धनात्मक हो गया या तो ऋणात्मक। ठीक है, अब यहां पर अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हर एक वस्तु में है, क्योंकि हर वस्तु नाभिक और परमाणु से मिलकर बनी है। परमाणु से मिलकर बनी है और परमाणु में, नाभिक में प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है। हर वस्तु में है ये। तो हर वस्तु में है मतलब हर वस्तु क्या है? हर वस्तु क्या है? हर वस्तु के अंदर आवेश है। लेकिन हर वस्तु के अंदर जब आवेश है तो वस्तु आवेशित क्यों नहीं है? क्योंकि नाभिक, या हम बात करें कुल मिलाकर परमाणु की बात करें तो परमाणु की बात करें अगर, तो परमाणु में जितने नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों का आवेश बराबर होने की वजह से धनात्मक और ऋणात्मक का जो प्रभाव होता है वो बराबर होने की वजह से 0 हो जाता है, तो वस्तु उदासीन हो जाती है। तो जब हम किसी वस्तु की बात करते हैं, किसी भी वस्तु की बात करते हैं, तो जब कोई वस्तु की बात करें, ये मान लो कोई वस्तु है, ठीक है, उदासीन वस्तु जब हम बोलते हैं, तो जब हम उदासीन शब्द लिखते हैं, उदासीन वस्तु का सिंपल सा मतलब है, उदासीन का सिंपल सा मतलब है कि इस वस्तु में जितने धन आवेश है, मतलब जितने धनात्मक आवेश है उतने ही ऋणात्मक आवेश है। सिंपल भाषा में बोले तो उदासीन का मतलब है, उदासीन शब्द का मतलब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उदासीन का मतलब है कि प्लस और बराबर है माइनस के। जितना प्लस है उतना ही माइनस के बराबर है। इस वजह से जो प्रभावी आवेश है इस पर उदासीन का मतलब हो गया कि Q बराबर 0, कोई आवेश नहीं, कोई आवेश नहीं। इसका मतलब इस पर जितने धन आवेश हैं उतने ही इस पर ऋण आवेश भी मौजूद हैं। तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों की संख्या इस पे क्या होगी बेटा? दोनों की संख्या इस पे हो गई बराबर। इसी वजह से ये वस्तु उदासीन है। अब अगर इस वस्तु को आवेशित करना है तो मैं क्या करूं? इसमें से आवेश को बाहर निकाल दूं, एक तरह के आवेश को, जैसे मैं ऋण आवेश को बाहर निकाल दूं। अगर जैसे एक और वस्तु समझो, एक वस्तु यहां पर मान लेते हैं ये ए वस्तु है, ये वस्तु ए है, और एक और वस्तु इसी तरह का बना लेते हैं यहां पर, ठीक है, ये वस्तु मान लो बी है, ठीक है, ये भी उदासीन है, उदासीन वस्तु है। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के मैं इसको दे दिया, या एक ऋणात्मक आवेश को उठा के इसको दे दिया। तो पहले इस पर क्या था? जब तक नहीं दिया था, चलो पहले दिखा देता हूं कि पहले क्या था। तो यहां पर आप देखेंगे, अगर इसको मैं मान लू, स्टार्टिंग में क्या था बेटा? अगर इसको भी मैं Q बराबर 0 लिखूं, है ना, स्टार्टिंग में ये भी उदासीन थी। अब उदासीन थी तो इस पर क्या हो रहा है? स्टार्टिंग में इस पर भी जितने ऋणात्मक थे उतने ही धनात्मक थे। ठीक है, जैसे इसमें था वैसे इसमें जितने धनात्मक उतने ही ऋणात्मक। तो अगर इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में बराबर थे पहले, ठीक है, दोनों में धनात्मक और ऋणात्मक की संख्या अगर मैं बराबर करके चल रहा हूं स्टार्टिंग में भी, तो अगर ये उदासीन थी, ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं कि एक वस्तु उदासीन है और दूसरी वस्तु भी उदासीन है। अब मैं यहां से एक इलेक्ट्रॉन को उठा के, या एक इलेक्ट्रॉन भी ना बोल के, एक ऋणात्मक आवेश को निकाल के इस पर दे दूं, एक ऋण आवेश को निकाल करके इस पर दे दूं, तो जैसे दूंगा क्या होगा? इस पर एक ऋण बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? इस पर एक ऋण बढ़ गया और यहां से निकाल दिया, इसका मतलब यहां पर एक ऋण की कमी आ गई। तो ये वस्तु पर अब देखो, गिनो कितना है, धन ज्यादा हो गया, एक ऋण कम हो गया। तो ये वस्तु अब कैसी होगी बेटा?
ये वस्तु अब बन गई धनात्मक और ये वस्तु पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया जिसका प्रभाव अब नष्ट करने वाला धनात्मक है ही नहीं, इस वजह से ये वस्तु बन जाएगी ऋणात्मक। ये ऋण आवेशित हो जाएगी, ये धन आवेशित हो जाएगी। तो आवेशित वस्तुओं को कैसे कर रहे हैं, एक आवेश को निकाल के दूसरे पर जाकर दे रहे हैं, तो ये जिस पर कमी हो रही है वो धनात्मक बनेगी, जिस पर अधिकता होगी वो ऋणात्मक बनेगी, क्योंकि उस पर ऋण या ऋण आवेशों की अगर देखा जाए तो संख्या बढ़ गई है। धनावेशों की बात करें तो धनावेशों की संख्या यहां पर वही है, लेकिन ऋण आवेशों की संख्या यहां पर घट गई है, तो धनावेशित हो गया, कमी हो गई एक इलेक्ट्रॉन की, है ना, या एक ऋण की कमी हो गई। तो सिंपल से चीजें हैं, ये आप जान चुके हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, उदासीन और आवेशित पदार्थ की बात हो गई है यहाँ पर मोटा मोटी। अच्छा, ये चीज हम एक बार फिर सीखेंगे, मैं आपको इसके बारे में फिर से एक बार बताऊंगा। अब ये Q बराबर 0 नहीं बचेंगे, ठीक है। जैसे ये हो गया है तो अब ये ऋणावेशित और धनावेशित हो चुकी है वस्तुएं, अब ये उदासीन वस्तु नहीं है। स्टार्टिंग में था ऋणात्मक और धनात्मक बराबर, अब नहीं है। अब अगर देखो तो ये हो गई है धनावेशित और ये है ऋणावेशित, तो ये पॉजिटिव Q इस पर चार्ज बोल सकते हैं हम, और इस पर बोल सकते हैं नेगेटिव Q चार्ज है, लेट्स से। तो ये नेगेटिव एक हो गई और एक पॉजिटिव हो गई वस्तु, ठीक है। तो धनात्मक आवेशित, ऋणात्मक आवेशित वस्तु। तो इस तरह से वस्तुओं को, उदासीन वस्तुओं को आवेशित और निरावेशित किया जाता है। उदासीन शब्द का मतलब आपको बताया, उदासीन का मतलब है बेटा कि प्लस Q बराबर हो माइनस Q के, इसका मतलब है कि वो वस्तु उदासीन है। मतलब Q बराबर रिजल्टेंट Q बराबर कितना होना चाहिए, 0। परिणामी आवेश कितना हो, 0, ठीक है। परिणामी आवेश 0 का मतलब है, कुल आवेश अगर 0 का मतलब है तो इसका मतलब है कि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश आपस में बराबर है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस यही छोटा छोटा कॉन्सेप्ट था, मोटा मोटी जो कॉन्सेप्ट थे छोटे छोटे वो हमने देखे। चलते हैं क्विज की तरफ, एक बार आपको दिखाता हूं कि हमने सीखा क्या, और इसके बाद क्विज की तरफ पढ़ते हैं। तो अगर 1 मिनट में आपको बताऊं कि हमने क्या सीखा, तो हमने जाना कि आवेश जो है, आवेश को Q से निरूपित किया जाता है, और ये 2 तरीके के हो सकते हैं, एक धनात्मक आवेश होता है और एक ऋणात्मक आवेश होता है, ठीक है। उदासीन का मतलब आपको बताया, उदासीन का मतलब क्या होता है बेटा, उदासीन का मतलब Q बराबर 0, अर्थात Q बराबर 0 का मतलब कि प्लस Q बराबर है माइनस Q के किसी वस्तु पर। अगर ऐसा है तो वस्तु पर कुल आवेश या परिणामी आवेश 0 आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया रिजल्टेंट आवेश के साथ। अच्छा, ये 2 प्रकार के जो आवेश, इसका मात्रक हम आपको बताया मैंने कि इसकी मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा, मात्रक की बात करें तो मात्रक बताया आपको, मात्रक क्या होता है बेटा, कूलाम, जिसको हम C से निरूपित करते हैं। तो मात्रक क्या पता चला आपको, कूलाम होता है, उसको C से निरूपित करते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो हमने सीखी। चलते हैं क्विज की तरफ, छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन हैं, जल्दी से आपको आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आने को तैयार है, और पहला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी करिएगा, समय चल रहा है आपके सामने, फटाफट से करिए। जल्दी करिए बच्चे, फटाफट से करिए। बहुत ही सिंपल सी चीज पूछी आपसे, हो गया बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन का आंसर आप करें, और फिलहाल ये क्वेश्चन आपको ये भी बता रहा है, इससे आपको थोड़ी सी आइडिया लगेगी कि हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे क्या, तो उसको आपको आइडिया लगेगा अगले लेक्चर का इस क्वेश्चन से। अगले क्वेश्चन में हम इलेक्ट्रॉन का या हम बोल सकते हैं वस्तु से, एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर आवेश का स्थानांतरण सीखेंगे, किस रूप में होता है। तो अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है मैं बता रहा हूं, और इसको डिटेल में सीखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो एक तरह का आइडिया आपको लगेगा इस क्वेश्चन से कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने क्या वाले हैं। हो गया बच्चे, यहां तक सबका हो गया। चलिए आइए देखते हैं दोनों का आंसर। पहला क्वेश्चन है, किसी परमाणु में पाया जाने वाला ऋण आवेशित कण है। तो मैंने आपको बताया परमाणु के अंदर 3 तरह के कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है,
प्रोटॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन पाया जाता है। न्यूट्रॉन पर तो मैंने आपको बताया 0 कूलाम आवेश होता है। प्रोटॉन पर बताया कि धनात्मक का होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम, और इलेक्ट्रॉन पे होता है ऋणात्मक का 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। तो आंसर क्या है? ऋणात्मक हमसे पूछा था, ऋणात्मक कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। तो आंसर क्या होगा बेटा? बी नंबर। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बी आंसर आपको करना था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो लिखा है एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर आवेश का स्थानांतरण किस कण के रूप में होगा? तो मैं आपको बता दूं ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के रूप में होगा। इसका भी आंसर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसका आंसर इलेक्ट्रॉन क्यों है? इस क्यू का आंसर आपको मिलेगा नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आपको इसका आंसर मिलेगा। फिलहाल सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जल्द ही मिलेंगे आपसे। क्या क्या सीखा हमने, क्या क्या पढ़ा हमने? वैद्युत आवेश के बारे में जाना, चालक और कुचालक पदार्थ के बारे में जाना। ठीक है, चालक पदार्थ क्या होते हैं, कुचालक पदार्थ क्या होते हैं। होमवर्क आपको दे दिया गया है, होमवर्क आप करते रहेंगे। जल्द ही मिलेंगे आपसे। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे आवेश के विशिष्ट गुणों के बारे में हम बात करेंगे। आवेश के विशिष्ट गुण क्या होते हैं ये सीखेंगे, जानेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।